ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन के बारे में सबने सुना ही है। हम देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको ड्रॉप करते हैं तो वो कहाँ जाता है? नीचे। हम ऊपर फेंकेंगे तब भी वो नीचे आएगा। अर्थ जो है सन के अबाउट रिवॉल्व करती है, मून अर्थ के अबाउट रिवॉल्व करता है। तो इन सब का क्या कारण है, किस कारण से ऐसा होता है, तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, ग्रेविटेशन में। तो शुरू से ही जो लोग थे वो ये ऑब्जर्व करते थे कि ऑब्जेक्ट्स नीचे आते हैं, और पहले अलग मानते थे कि ऐसा मानते थे अर्थ के अबाउट सन रिवॉल्व करता है, लेकिन बाद में ये सिद्ध किया गया कि सन जो है उसके अबाउट प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, और जो प्लैनेट्स हैं उनके अबाउट सैटेलाइट्स रिवॉल्व करती हैं। तो सन के अबाउट अर्थ रिवॉल्व करती है, अर्थ के अबाउट मून रिवॉल्व करता है। तो ये सब क्यों होता है, किस कारण से होता है? अब ये ऑब्जर्वेशन तो काफी पहले से करते थे, सब लोग करते थे, लेकिन जो इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है, वो सबसे पहले फाइंड किया था आइजैक न्यूटन ने। तो ऐसा कहा जाता है कि न्यूटन एक बार पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, एप्पल का पेड़ था, और एक एप्पल उसके सर पे गिरा। अब एप्पल उसके सर पे गिरा तो वैसे तो एक नॉर्मल सी घटना है, किसी के साथ भी हो सकती है कि कोई चीज सर पे गिर जाए, चाहे वो एप्पल हो चाहे कोई और चीज हो। तो न्यूटन के मन में एक विचार आया कि ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं नीचे ही क्यों आते हैं, इनको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों करती है? अगर एप्पल को अट्रैक्ट करती है तो क्या अर्थ मून को भी अट्रैक्ट करती है? जैसे अर्थ हम देखते हैं कि सिर्फ एप्पल को ही नहीं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो नीचे जाते हैं। क्यों? अर्थ हमको क्या कर रही है? अट्रैक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट्स हमको आसपास दिखाई दे रहे हैं अपने, तो वो तो अर्थ हमको अट्रैक्ट कर रही है। तो क्या अर्थ मून को भी अट्रैक्ट करती है? तो न्यूटन ने ऐसा माना कि हाँ, अर्थ जो है मून को भी अट्रैक्ट करती है। लेकिन फिर हमको ऐसा दिखता नहीं कि अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही है। और अगर अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही है तो मून आके अर्थ पे गिर क्यों नहीं जाता? तो न्यूटन ने ये बोला कि अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही है, और मून हर इंस्टेंट पे अर्थ की तरफ गिर भी रहा है, लेकिन वो जो उसका गिरना है वो उसको स्ट्रेट लाइन में अर्थ की तरफ नहीं लेके आ रहा है, वो उसको किस में मूव कराता है? एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कराता है। अब इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लो एक पत्थर लिया हमने और स्मूथ सरफेस है सपोज, इस पे हमने इस पत्थर को कुछ वेलोसिटी दे दी ऐसे, ठीक है? स्टोन लिया, उस पे ऐसे वेलोसिटी दे दी, तो कैसे जाएगा ये? स्ट्रेट लाइन में। तो ये स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। तो ये इस तरह से चला गया। अच्छा, अगर इसी पत्थर को हम एक रस्सी से बांध दें, रस्सी के एक एंड को फिक्स कर दें और इसको वेलोसिटी दे दें, अब क्या होगा? अब ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट से इस पत्थर की जो डिस्टेंस है वो हमेशा फिक्स रहेगी, जो स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर होगी। तो अगर ये ऐसे जाने की कोशिश भी करेगा तो ऐसे जा नहीं सकता। ऐसे तभी जा सकता है अगर रस्सी टूट जाए। तो अगर रस्सी से बांध दिया तो उसकी डिस्टेंस फिक्स रहेगी। तो ये एक्चुअली क्या होगा, इसका जो पाथ होगा वो इस तरह का पाथ होगा, विच इज सर्कुलर पाथ। क्यों सर्कुलर? क्यों? क्योंकि अगर किसी पॉइंट से किसी पार्टिकल की डिस्टेंस फिक्स रहती है तो वो पाथ कैसा होता है? सर्कुलर पाथ होता है। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि अगर कभी भी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वहां पर एक्सीलरेशन या फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब या तो स्पीड चेंज हो रही हो, उसका मैग्नीट्यूड, और या फिर डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो यहां पे पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो रही है, पहले यहां जा रहा था, और ऐसे किसी भी कर्व पाथ में हम जो डायरेक्शन है वो कैसे लेते हैं? वो लेते हैं हम टेंजेंट के अलोंग। अच्छा, टेंजेंट क्या होती है?
तो टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर मीट करती है। तो ऐसी लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट पर मीट करती है वो क्या कहलाती है? टेंजेंट। जैसे ये सर्कल है तो ए बी जो लाइन है वो इस सर्कल को सी वाले पॉइंट पे मीट कर रही है। इस लाइन को अगर हम और बढ़ाएंगे तो क्या ये सर्कल पे कहीं और मीट करेगी? नहीं करेगी। तो ऐसी लाइन को क्या बोला जाता है? टेंजेंट। तो अ लाइन which meets the circle at one and only one point, then that line is called tangent on the circle. तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये जो पार्टिकल है ये जा रहा है, किसमें जाएगा? सर्कुलर पाथ में। और इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो, पहले यहां थी वेलोसिटी, फिर यहां थी, थोड़े समय बाद और चेंज हो जाएगी। इस तरह से वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो देयर हैज टू बी सम फोर्स, कोई ना कोई फोर्स होगा। और वो फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? वो यहां पर ये जो स्ट्रिंग है ये वो फोर्स प्रोवाइड करती है। अगर ये स्ट्रिंग नहीं होगी या स्ट्रिंग टूट जाए तो फिर क्या होगा? ये फोर्स लगना बंद हो जाएगा और पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा जो कि टेंजेंट के अलाउंग होगी। अच्छा, ये जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है जो कि सर्कुलर मोशन कराने में हेल्प करता है, इस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोलते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये तो नॉर्मल केस हो गया कि अगर रस्सी से हमने एक पार्टिकल को बांधा तो जो रस्सी फोर्स लगाएगी वो उस पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में मूव कराने में हेल्प करेगा। अच्छा, अब मून के केस में क्या हो रहा है? तो मून के केस में भी कुछ ऐसा ही होता है कि जो अर्थ है, ये मान ले अर्थ है, और ये मून है। तो अर्थ मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। जैसे अर्थ एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, किसी स्टोन को अपनी तरफ ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, वैसे ही अर्थ जो है मून को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब मून अर्थ की तरफ आता हुआ क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि ये फोर्स इसको अर्थ की तरफ लाने की बजाय उसको एक सर्कुलर मोशन में मूव कराने में हेल्प करता है। तो ये मून पे फोर्स लगता है, ये मून को इस तरह से सर्कुलर मोशन में मूव कराता है और वो उसकी वेलोसिटी या डायरेक्शन ऑफ मोशन को क्या करता है? चेंज करता है। तो न्यूटन ने ये कहा कि अर्थ सभी ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है, चाहे वो एप्पल हो, स्टोन हो, मून हो, और वो जो मून को अट्रैक्ट करने वाला फोर्स है वो अर्थ की तरफ लाने की बजाय उसको एक सर्कुलर पाथ में या मून की जो ऑर्बिट है उसमें घुमाने में हेल्प करता है। ठीक है, आ रहा है समझिए? अब ये सवाल उठा, और एक और चीज, अगर इसमें ये फोर्स नहीं लग रहा होता मान लो, तो मून एक स्ट्रेट लाइन में चला जाता। और अगर स्ट्रेट लाइन में चला जाता, कैसे? जैसे यहां पर अगर एक फोर्स लगना बंद हो जाए तो पार्टिकल कहां चला जाएगा? स्ट्रेट लाइन में। तो क्या वो हमको दिखाई देगा वैसे ही? तो थोड़े समय दिनों बाद अपने को दिखना बंद हो जाएगा। क्यों? जैसे अगर मान लो ये अर्थ है, या यही केस मान ले, ये अर्थ है, मून यहां पर है सपोज, अब इसकी वेलोसिटी ऐसे है। अब अगर ये फोर्स नहीं लग रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, तो जाता जाएगा, तो धीरे धीरे उसकी अर्थ से डिस्टेंस क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो इतनी दूर होगा कि अपने को दिखना ही बंद हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि अर्थ मून को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अच्छा, फिर ये सवाल उठा कि अर्थ अगर एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो क्या एप्पल भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? करेगी। तो उसका जवाब हम न्यूटन्स थर्ड लॉ से दे सकते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ याद है? क्या होता है?
तो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर अर्थ एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो एप्पल भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो ये हम मानते हैं। फिर सवाल ये उठता है कि अगर अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है तो हमको दिखता है एप्पल अर्थ की तरफ जा रही है, लेकिन अगर एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट कर रही है तो हमें ये क्यों नहीं दिखता कि अर्थ एप्पल की तरफ जा रही है? तो इसका जवाब हमें मिलता है न्यूटन सेकंड लॉ से। तो न्यूटन सेकंड लॉ याद है क्या होता है? तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। तो न्यूटन थर्ड लॉ ने क्या बोला कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि जितना फोर्स एप्पल पे लगेगा उतना ही फोर्स किस पे लगेगा? अर्थ पे भी लगेगा। तो फोर्स दोनों केस में सेम हो गया। तो फोर्स सेम हो गया तो हम ऐसा बोलते हैं एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1/m। ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है, या जब हम 1/m बोलते हैं तो इसका ऐसे बोल सकते हैं एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसको भी समझे अगर अपने को नहीं पता, जैसे हम ऐसे लिखते हैं तो ये बोला जाता है y इज प्रोपोर्शनल टू x, और अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो या तो इसको ऐसे बोलेंगे y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x, या 1 अपॉन में जब टर्म है तो अगर अपन वैसा डायरेक्ट बोलना चाहते हैं तो ऐसा बोलते हैं y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। तो ऐसे यहां पर एक्सीलरेशन जो है मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, इसका फिजिकली क्या मतलब होता है? फिजिकली मतलब ये होता है कि डायरेक्टली अगर प्रोपोर्शनल है तो अगर हम x को डबल करेंगे तो y भी डबल हो जाएगा। मतलब इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करेंगे तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, इसको 4 टाइम्स करेंगे तो ये भी 4 टाइम्स हो जाएगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है कि अगर हम x को डबल करेंगे 2 टाइम्स करेंगे तो y आधा हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में है x। ऐसे x को 4 टाइम्स करेंगे तो y कितना हो जाएगा? 1/4 टाइम्स। x को 6 टाइम्स करेंगे तो y 1/6 टाइम्स। तो ऐसे ही एक्सीलरेशन जो है मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। अब इसमें अर्थ का मास बहुत ही ज्यादा होता है कंपेयर टू मास ऑफ एप्पल और एनी अदर ऑब्जेक्ट, इसलिए अर्थ का एक्सीलरेशन जो है बहुत ही कम आता है और एप्पल का एक्सीलरेशन सिग्निफिकेंट होता है। तो इसलिए हमें एप्पल अर्थ की तरफ मूव करता हुआ दिखाई देता है, ना कि अर्थ एप्पल की तरफ। सेम हम मून और अर्थ के लिए भी बोल सकते हैं कि अर्थ का मास मून के मास के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, इसलिए मून का जो एक्सीलरेशन है वो सिग्निफिकेंट होता है, यानी कि वो फोर्स मून के मोशन को तो अफेक्ट करता है लेकिन अर्थ के मोशन को बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, आ रहा है समझिए? तो इस तरह से ये ग्रेविटेशन का लॉ था। फिर न्यूटन ने इसको और जनरलाइज कर दिया। तो न्यूटन ने ये बोला कि ये जो ग्रेविटेशन का लॉ है ये सिर्फ एप्पल, अर्थ या मून और अर्थ के लिए नहीं, सभी ऑब्जेक्ट्स यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सब एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, ग्रेविटेशन का फोर्स। और इसी ग्रेविटेशन के फोर्स के कारण सन के अबाउट प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, प्लैनेट्स के अबाउट सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रही हैं, या ऑब्जेक्ट्स अर्थ की तरफ नीचे की तरफ आते हैं या अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये न्यूटन ने जनरलाइज किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, और जो किस तरह का फोर्स होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, तो ये आया समझ ग्रेविटेशन के बारे में बेसिक आइडिया कि क्या ग्रेविटेशन होता है और किस तरह से ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, और अब हम उसको इस तरह से मानते हैं जो न्यूटन ने फाइनली कंक्लूड किया कि सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं जो कि अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होता है।